हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर डिसीजन मेकिंग चैप्टर में। और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था मेक और बाय डिसीजंस या फिर आउटसोर्सिंग डिसीजंस, और इसको अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। सो अपना टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस वाले पोर्शन से, उसमें से जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ वो आपके साथ डिस्कस नहीं किए जाएंगे, उसका आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा। बट इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर वॉइस नोट भेज सकते हो। प्लीज़ डोंट कॉल मी, बट यू कैन send me voice notes on Telegram or WhatsApp, or you can text me on WhatsApp or Telegram, whichever way you like. Okay, but please don't call me. उसके अलावा अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आपको टाइम नहीं देने वाला हूँ लिखने के लिए। आई विल जस्ट बी शेयरिंग द आंसर विथ यू। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे पिछले लेक्चर में होमवर्क करने के लिए, यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द ICAI क्वेश्चंस, वो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। कल अपना टेस्ट नहीं हुआ था जिसके लिए मैंने आपको एक नोट डाला था टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि या तो आप रिवाइज कर सकते हो पुराने टॉपिक्स को, या फिर आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। सो आपने आई होप वो किया होगा और उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। एक बार रिवीजन करना हमेशा अच्छा होता है। अपना जितनी बार रिवीजन होगा उतना ज़्यादा अपन रिटेन कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। RR मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसको डिस्कस मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाए होगे। ओके, तो सीधे इसके आंसर पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए कर रखे हैं। उसके बाद सीधे अपन चल रहे हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ मेरा परचेजिंग डिसीजन को, जिसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा मेरा रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या है। सो मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ जिसमें मेरा रेलेवेंट कॉस्ट का डेटा होता है, और मैं वहाँ पर अपना रेलेवेंट कॉस्ट का टोटल निकालता हूँ विच विल बी इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मुझे दिया हुआ है। बट यहाँ पर एक अच्छा ट्रिक जो है वो है सुपरविजन कॉस्ट के ऊपर, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर दिया है। क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है सुपरविजन कॉस्ट इज अवॉइडेबल। एक्चुअली अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग से चेंज करके परचेजिंग पे जाते हैं तो वी कैन अवॉइड सुपरविजन कॉस्ट, तो इसलिए वो हो जाता है अपना अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। और अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट अपने कैलकुलेशन के लिए होता है रेलेवेंट। ओके, सो यहाँ पर अपन रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए वी विल कंसिडर सुपरविजन यानी कि अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। सो अपना कॉस्टिंग यहाँ पर आता है मैन्युफैक्चरिंग करने का 2,30,000। वहीं पे जब अपन कंपेयर करते हैं परचेजिंग कॉस्ट के साथ में, तो यहाँ पर लॉस ऑन परचेजिंग दिखाई देता है अपने को 20,000 का। उसके बाद अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर परचेजिंग डिसीजन और मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन दोनों ही इक्वल कॉस्ट इनकर कराएंगे, या फिर दोनों ही अपने लिए इनडिफरेंट होंगे। ओके, सो ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में आप लेते हो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट ली जाती है ना, वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ सुपरविजन कॉस्ट को ही कंसिडर किया गया है, 35,000 जो है। ओके, सो यानी कि यहाँ पर अपन जो रेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट है उसी को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी को कंसिडर अपन नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। सो जब इंडिफरेंस निकालते हैं तो वो तो ऑलरेडी अफेक्ट नहीं कर रही अपने कैलकुलेशन को, तो उस कॉस्ट के लिए तो अपन वैसे इंडिफरेंट हो गए, राइट। तो वो कॉस्ट को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। जो अपने लिए रेलेवेंट कॉस्ट होती है उसमें अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, तो उसको अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो जब अपन देख रहे हैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल वाला है वो सुपरविजन है और 35,000 का दिया हुआ है, तो जब अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सुपरविजन कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, बट जब परचेज कर रहे हैं तो सुपरविजन कॉस्ट अपने को इनकर नहीं करनी होगी। ओके, सो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो 35,000 माइनस 0 अपॉन 25 माइनस 19.5। 25 यहाँ पर परचेजिंग कॉस्ट अपने को दी हुई है पर यूनिट, और 19.5 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, तो आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पर अपना रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो, यानी कि आपको यहाँ पर अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है।
ओके, सो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं जो कि अपन इनकर कर रहे हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे, डायरेक्ट लेबर ले लेंगे और वेरिएबल ओवरहेड्स अपना यहाँ पर आ जाएगा। उसको जब डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से तो डेफिनेटली अपना पर यूनिट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने को मिल जाएगा। उसको अपन यहाँ पर पुट अप करते हैं फॉर्मूला में, तो अपना आ जाएगा इंडिफरेंस पॉइंट विच इज 6364 यूनिट्स। ओके, सो 6364 यूनिट्स पर अपन इनडिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि अपन परचेज करें या फिर अपन मैन्युफैक्चर करें, अपना कॉस्ट सेम बैठेगा व्हेन वी आर एट 6364 यूनिट्स। ओके, उसके बाद अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि अगर 45,000 रुपीज़ पर अपन लीज आउट कर सकते हैं अपना स्पेयर कैपेसिटी, यानी कि जब अपन परचेजिंग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग परचेज करेंगे तो अपना कैपेसिटी यहाँ पर फ्री हो जाएगा, और उस फ्री कैपेसिटी को जब अपन लीज आउट कर रहे हैं तो उसका अपने को 45,000 रुपीज़ मिलेगा। अब अपना डिसीजन यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो फंडा कंसिडर करना पड़ेगा अपने को वो ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी कि जब अपन रेलेवेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो बाकी सारे रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट से अपन यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं, यानी कि 2,30,000 तो ऐसा आ गया। बट जब अपन मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लेते हैं तो अपन फॉरगो कर रहे हैं 45,000 के लीज रेवेन्यू को। ओके, सो वो अपना यहाँ पर इन दैट केस हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए अपना यहाँ पर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो आया 2,75,000। अब आप सोचोगे कि इसको दूसरी तरह से भी तो कर सकते थे कि अपन परचेजिंग कॉस्ट ले लें और उसमें से माइनस कर दें 45,000 को, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ऐसा का ऐसा ले लें। ओके, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते थे, बट अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं अपने रेलेवेंट कॉस्ट के साथ में। और जब आप रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हो, तो आपका वहाँ पर फिगर गलत आता है। ओके, डेफिनेटली आपका जो डिसीजन है वो सेम रहने वाला है क्योंकि आपको अल्टीमेटली नेट इफेक्ट वही पड़ेगा, बट यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आपकी जो स्टेप मार्किंग है उसमें से आपका एक पॉइंट चले जाता है जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मिस आउट किया है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी है, और उधर से आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, यानी कि परचेजिंग कॉस्ट जो 2,50,000 है उसमें से आप 45,000 कर माइनस करके 2,05,000 नहीं दिखाओगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 2,30,000 ऊपर से पिकअप करके नहीं दिखाओगे। ओके, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली अपना जो प्रॉफिट ऑन परचेजिंग है वो 25,000 ही दिखेगा, बट आप इस तरह से शो करोगे जिस तरह से यहाँ पर नीचे टेबल बनाई हुई है, यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा टर्मिनोलॉजी और अपन काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? उस चीज़ का कॉस्ट जो अपन फॉरगो करते हैं किसी डिसीजन को लेने की वजह से। तो जब अपन ने मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन लिया है ना, तो अपन यहाँ पर लीज रेवेन्यू को फॉरगो कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट अपन यहाँ पर एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके कैलकुलेशन शो करेंगे। ओके, तो अपना परचेजिंग कॉस्ट 2,50,000 का ही आता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने को 2,75,000 का नजर आता है, और प्रॉफिट ऑन परचेजिंग अपना 25,000 का आता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना है इन केस अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था घर से तो, और अगर आपने इसको किया था तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही किया था या नहीं किया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी।
तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यानी कि सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ व्हेन वी आर डूइंग आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि अपन ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आपने अगर नोट किया होगा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है दोनों के दोनों क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसका सोल्यूशन करते वक्त, बट एक बार अपन क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया है कि मैं प्रोडक्शन अगर करता हूँ या फिर परचेज करता हूँ तो मुझे फ़ायदा क्या होता है, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ परचेजिंग डिसीजन। तो फिर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स यानी कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट को मैंने कंसिडर किया है और निकाला टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि रेलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद परचेजिंग प्राइस से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मुझे दिखाई देता है सेविंग्स इन प्रोडक्शन ऑफ 7 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर अपने को बताया है कि कैपेसिटी इंक्रीज अगर अपन करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मेरा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 482, जो कि मैं निकालूंगा किस तरह से। मेरा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है 600, मेरा प्राइस रिडक्शन हो रहा है 2500 में 5% का, वो मैं माइनस कर दूंगा और 7 रुपीज़ का सेविंग्स मुझे मिलता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने में। ओके, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मेरा आ जाएगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रिवाइज्ड टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे इंक्रीज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स को मिलाकर होंगे। उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को यहाँ पर ले रहा हूँ, जो कि मेरे लिए यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग मुझे इनकर करना पड़ रहा है टू मार्केट द इंक्रीजिंग सेल्स। उसके बाद रिवाइज्ड नेट कंट्रीब्यूशन अपना आता है। रिवाइज्ड नेट कंट्रीब्यूशन है अपना रिवाइज टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस एडवर्टाइजिंग से। इसको कंपेयर किया प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन के साथ में, जो कि निकलेगा अपने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। ओके, सो वो 25,000 हो जाएगा। और अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने को लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन दिखता है ड्यू टू इंक्रीज्ड सेल्स। इसको पर यूनिट निकालने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे 30,000 से। ओके, तो 30,000 जो कि अपना नंबर ऑफ यूनिट्स अभी रहेगा, उससे जब डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 58 अपना रुपीज़ पर यूनिट का लॉस ऑन कंट्रीब्यूशन। ओके, तो इस तरह से मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने अपने को टोटल और पर यूनिट बेसिस दोनों से पूछा था, इसलिए अपन ने दोनों से ही निकाल के उनको सॉल्व करके दे दिया। इसके बाद अपने को रेकमेंडेशन पूछा है, तो रेकमेंडेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपन ने कमेंट लिखा था वही आपको यहाँ पर कमेंट लिखना होगा विद रेकमेंडेशन वाले पोर्शन के अंदर। उसके अलावा अपन एक बार देख लेते हैं आईसीआई ने क्या लिखा हुआ है। सो आप देख रहे हो उनका जो सोल्यूशन है जो अपन ने नीचे वाले टेबल में बनाया था, वो उन्होंने इस तरह से कुछ वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, बट अल्टीमेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है नया वाला वो 482 ही आ रहा है और अपने जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्टली मैच करते हैं। 1,45,60,000 और 1,50 lakhs। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन पर फैन अपना यहाँ पर मैच होता है और अपना लॉस अपने को दिख रहा है 58 पर फैन। ओके, सो डेफिनेटली अपने आंसर सही है। रिकमेंडेशन पोर्शन में उन्होंने यहाँ पर यही लिखा है, इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल टू मेक दिस कंपोनेंट्स इन हाउस, ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाय ₹17,40,000। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये कंपोनेंट तो बना सकते हैं अंदर और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा है इससे। ओके, बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें अपने को देखना पड़ेगा कि अपने सप्लायर के साथ में जो टर्म्स है, जो अपना उनके साथ में रिलेशनशिप है वो कैसा है। उसके अलावा अनसर्टेनिटी अबाउट द सप्लायर्स एबिलिटी और इंटेंशन टू मेंटेन द प्राइस क्वालिटी डिलीवरी डेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि अगर वो अपना प्राइस रिड्यूस कर रहा है या फिर अपना क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। उसके अलावा अदर फैक्टर्स यहाँ पर अपने को कंसिडर करने चाहिए विद रिगार्ड टू द सप्लायर। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली डीबीए में कंटिन्यू विद द सेल ऑफ 25,000 यूनिट्स विदाउट एनी प्राइस रिडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अपने को फ़ायदा कितना होगा, तो अपने को यहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा दिख रहा है। 25,000 में 7 रुपीज़ का अपना सेविंग हो रहा है ना इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो अपने को यहाँ पर एक इंक्रीज दिखेगा कंट्रीब्यूशन में 1,75,000 का। तो उन्होंने क्या बोला है, डीबीए में चूज द ऑल्टरनेटिव आफ्टर ड्यू एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स इलस्ट्रेटेड अबव। तो अपने को सिर्फ रेकमेंड करने के लिए बोला था, अपने को ये नहीं बोला था कि डिसाइड कर लो। ओके, रेकमेंडेशन में अपन ने अलग अलग फैक्टर्स जितने थे वो कंसिडर कर लिए। एक फैक्टर जो अपन ने उधर कंसिडर किया था और यहाँ पर इन्होंने उसको नहीं लिखा है, वो अपन डेफिनेटली लिख सकते हैं एक एडिशनल पॉइंट के वे में। तो अपना ये वाला आंसर हो जाता है।
उसके बाद अपन चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपने नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट पोर्शन में अलग अलग क्वेश्चंस मैंने कंसिडर किए हैं विच आर फॉर प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन अभी करने वाले हैं, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर अपन उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर। सही हो, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर ए लिमिटेड नाम की कंपनी की बात करी है जो कि एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं खुद ही फॉर असेंबलिंग देयर प्रोडक्ट। तो ये कंपोनेंट के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। प्राइस जो सप्लायर कोट कर रहा है वो है 21 lakhs, 19 lakhs, 16 lakhs एंड 14 lakhs फॉर द कमिंग 4 years। और प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला है कि वो लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन 18 lakhs, 16 lakhs, 13 lakhs एंड 11 lakhs इन रिस्पेक्टिवली 4 years। ओके, बट ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इनको एक मशीन परचेज करनी पड़ेगी फॉर 9 lakhs जिसकी एज है 4 years और सैलवेज वैल्यू इसका 0 बताया है। अब ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उस स्पेस को अपन यूटिलाइज करने के लिए एक दूसरी मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी मशीनरी अपन हायर कर सकते हैं 4 साल के लिए, जिसमें अपने को अभी 20,000 रुपये देने होंगे एंड फॉर द कमिंग 4 years वी विल हैव टू पे 20,000 ईच ईयर। उसके बाद अपने को बताया कि इस मशीन को अगर अपन यूज़ करते हैं तो अपना एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि अपने को 7 लाख रुपीज़ पर एनम कंट्रीब्यूशन देगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, दोनों मशीन तो एक साथ फिट नहीं हो सकती, अपने को परचेज करना चाहिए या फिर अपने को बाय करना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। उसके अलावा एक फैक्ट जो अपने को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को 10% का दिया हुआ है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का दिया हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। दिस इज मोर लाइक अ कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन। तो कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन में अपन कैसे करते थे, पूरा टाइमलाइन बना लेते थे 4 साल का। तो नंबर ऑफ ईयर्स अपन ने ले लिए ईयर 0 यानी कि अभी, उसके बाद 1 2 3 4। प्रोडक्शन कॉस्ट अपने को दिया हुआ है जो कि अपने को बताया है 18 lakhs का, 16 lakhs का, 13 lakhs का और 11 lakhs का। ये जो 9 लाख का है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, वो एक्चुअली मशीन कॉस्ट है जो अपन परचेज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए।
ओके, बट यहाँ पर अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपना पहला तो नेगेटिव में है, यानी 20,000 जो अपन पे कर रहे हैं, तो ठीक है। बट उसके बाद अपन 7 लाख अर्न कर सकते थे और 20,000 अपने को यहाँ पर पे करना पड़ता। सो इन शॉर्ट वी कुड हैव अर्न 6,80,000। ये 6,80,000 अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है 4 साल के लिए, और अपना टोटल कुछ इस तरह से निकल के आता है, जिसमें अपन इसको जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग 10%, तो अपना टोटल अपने को मिलता है 77.22। ओके, अब जब अपन इसको परचेज से कंपेयर करते हैं तो परचेजिंग कॉस्ट अपने को दिया हुआ है 21 लैक्स, 19 लैक्स, 16 लैक्स एंड 14 लैक्स। इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे तो अपना आता है कॉस्ट 56.38। तो क्लियरली अपने को ये पता चलता है कि परचेजिंग इज मोर बेनिफिशियल देन इन हाउस प्रोडक्शन। अपना डिसीजन ये हो जाएगा कि अपन परचेज करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कैपिटल बजटिंग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए सोल्यूशन को, और फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर।
आई होप आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। एम लिमिटेड ने डाइवर्सिफाई करने का सोचा है अपने प्रोडक्ट्स रेंज को और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है जो ओके अब यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में अपने को सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये बेचा जाता है इन स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 150 ग्राम्स, पैक किया जाता है एक कार्टन के अंदर। एक कार्टन 72 बॉक्सेस को होल्ड कर सकता है। नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ वन कार्टन इज 720 रुपीज़। उसके बाद अपने को फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेटेड बताएं वो है 13,50,000 और ये पर मंथ दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने को बोला है कि कुछ है नहीं क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ करता है जो ओके उसके बाद अपने को इसका जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है वो बता रखा है। तो वेरिएबल कॉस्ट में अपने पास डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है पर कार्टन 324 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर अपने को 216 रुपीज़ पर कार्टन लग रहा है। ओवरहेड्स अपने को 162 पर कार्टन लगता है। उसके बाद एम लिमिटेड सेल कर रहा है 9 लाख बॉक्सेस को इन अ मंथ विच विल बी इंक्रीज टू 10,50,000 एंड फर्दर इंक्रीज टू 13,50,000 बॉक्सेस इन अ मंथ। बॉक्सेस जो यूज़ किए जा रहे हैं फॉर पैकेजिंग वो भी ये खुद ही बना रहा है और अभी ये प्रोड्यूस कर रहा है 9 लाख बॉक्सेस। अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा तो इनका फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज हो जाएगा 90,000 रुपीज़ से पर मंथ। बट अगर ये लोग सोच रहे हैं कि सप्लायर से हम लोग परचेज करेंगे तो इनको कॉस्ट पड़ेगा 1.35 रुपीज़ पर बॉक्स और क्योंकि ये लोग अब परचेज करेंगे तो इनका जो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है उसमें से मटेरियल में से 20% रिड्यूस हो जाएगा, लेबर में से 10% और वेरिएबल ओवरहेड्स में से भी 10% रिड्यूस हो जाएगा। कौन से मटेरियल? ये जो अपने को 324, 216 और 162 दिया है इसमें से 20%, 10% और 10% रिस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा। ओके अब अपने को पूछा है कि हर लेवल पे यानी कि 9 लाख यूनिट्स पर या फिर 10,50,000 यूनिट्स पर और 13,50,000 यूनिट्स पर कौन से यूनिट्स पर अपने को प्रोड्यूस करना चाहिए और कहाँ पर परचेज करना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट। अब आप देख सकते हो अपने को यहाँ पर दिया है ओवरहेड दिया है 162 पर कार्टन का और फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने को बताया 13,50,000 एलोकेटेड है। तो जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स पर बॉक्स लेता हूँ कैलकुलेट करने के लिए तो 13,50,000 डिवाइड बाय 9 लाख करूँगा, ये आ जाएगा 1.5। बट अपने को ओवरहेड पर बॉक्स दिया है 162 का, राइट तो 162 का मेरे पास ओवरहेड पर बॉक्स 162 मेरा कार्टन का है तो 162 बाय 72 करूंगा तो मेरा पर बॉक्स ओवरहेड आ जाएगा। ये मेरा आता है 2.25। ओके सो 2.25 मेरा ओवरहेड पर बॉक्स है, उसमें से 1.5 फिक्स्ड है तो बचा 0.75 वो आया वेरिएबल। सबसे पहले अपन ने अपना वेरिएबल ओवरहेड पर बॉक्स निकाल लिया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स। तो अपन कॉस्ट ऑफ जो एंड बॉक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने को दिया है 324 पर कार्टन तो अपन क्या करेंगे 324 डिवाइडेड बाय 72। ओके ये आता है 4.5। डायरेक्ट लेबर अपन कैलकुलेट कर लेंगे 216 बाई 72 ये आ जाएगा 3 और वेरिएबल ओवरहेड पर बॉक्स अपन ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं नोट के अंदर। तो ये अपना आया टोटल 8.25 का। बट आपको याद है क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, अगर अपन बॉक्स को परचेज करेंगे तो अपना कितना कितना परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो कॉस्ट बॉक्स बनाने के लिए लगना चाहिए ना। तो वो कॉस्ट अपन मान लेते हैं बॉक्स बनाने के लिए लगा है 4 रुपीज़ में से 4.5 रुपीज़ अगर मेरे को जो और बॉक्स को बनाने में लगते हैं और अगर मैं सिर्फ जो को बनाऊंगा तो मेरा 20% का रिडक्शन होगा। तो ये 20% का जो रिडक्शन है प्रोबेबली ये सिर्फ बॉक्स की कॉस्ट होगी। तो अपन क्या कर रहे हैं 4.5 इंटू 20% ये 0.90 आया। दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ बॉक्स। अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लेबर का 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ का 10% किया ये आया 0.30 और 0.75 का 10% किया तो आया 0.075 जिसको राउंड ऑफ करके मैंने लिया है 0.08 तो ये आता है 1.28 आया अपना कॉस्ट ऑफ बॉक्स। उसके बाद अपने को परचेजिंग प्राइस भी दी है, अपन ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकाल ली। डेफिनेटली अपने को यहाँ पर पता चलता है अगर 9 लाख बॉक्सेस बनाना है तो अपने को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। बट व्हेन वी मूव टू 10,50,000 बॉक्सेस अपने को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अपन यहाँ पर करते हैं अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स का। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपना 1.28 अपने को दिया हुआ है। बट अब अपने को एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर इनकर करना होगा 90,000 रुपीज़ का। याद है आपको एडिशनल बॉक्सेस बनाने के लिए 90,000 रुपीज़ पर मंथ अपने को बेयर करने पड़ेंगे। बट ये 90,000 बेयर करके अपने को मिलेगा 1,50,000 अगर अपन 10,50,000 बनाते हैं तो, राइट यानी कि फॉर एडिशनल 1,50,000 अपन यहाँ पर ये 90,000 रुपीज़ बेयर कर रहे हैं। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड पर बॉक्स कितनी आई अपनी आई 0.6। इसको ऐड किया अपन ने
1.28 के अंदर तो आया 1.88। अब आप जब कंपेयर करते हो अपना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग प्राइस 1.88 और 1.35, तो आप बोलोगे परचेज कर लेना चाहिए। ओके फिर अपन चलते हैं अपने 13,50,000 बॉक्सेस पे। तो अपन 9 लाख से एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए एक मशीन खरीद रहे हैं 90,000 की, और अपना एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है अब कितना, अब हो रहा है 4,50,000। तो जब मेरा 4,50,000 हो जाता है तो मेरा अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड पर बॉक्स आता है 0.2। ये 0.2 को मैं ऐड करता हूँ मेरे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, तो आता है 1.48। व्हेन आई कंपेयर 1.48 विद 1.35, तो मुझे लगता है मुझे 1.35 पे परचेज कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके तो अपना डिसीजन हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हो गया। पहला लेवल ऑफ प्रोडक्शन था 9 लाख बॉक्सेस, जहाँ पर अपन ने डिसाइड किया अपने को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। फिर आया मैन्युफैक्चरिंग 10,50,000 बॉक्सेस, तो अपन ने डिसाइड किया मैन्युफैक्चरिंग इज मोर कॉस्टली, अपने को डिसाइड करना चाहिए वी शुड गो फॉर परचेजिंग। ओके देन वी मूव डाउन टू 13,50,000 बॉक्सेस। वहाँ पर भी अपन ने कैलकुलेशन करके पता लगाया कि परचेजिंग इज मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पर अपन ने अपना कैलकुलेशन कर लिया है और इस तरह से अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ओके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका वेरिएबल ओवरहेड निकालना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ध्यान देने के लिए है वो है कि यहाँ पर अपने को ओवरहेड्स दिया हुआ है। ओके आपको लेके चलता हूँ एक बार क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर बोला है ओवरहेड्स। नाउ दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड, तो यानी कि ये दोनों को मिलाकर है, अपने को उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसलिए अपन ने सबसे पहला कैलकुलेशन यहाँ पर यही किया है कि वेरिएबल ओवरहेड पर बॉक्स क्या है, सो दैट वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बॉक्स। वो अपन ने निकाला, और वो भी अपन किस तरह से निकालेंगे, जब अपने को दिया है कि अपन प्रोडक्ट जो और बॉक्स को साथ में बनाते हैं इतना कॉस्ट लगता है, सिर्फ जो प्रोडक्ट को बनाएंगे तो अपना कितना रिडक्शन होगा कॉस्ट में, वो जो रिडक्शन होगा वो प्रोबेबली सिर्फ बॉक्स बनाने का कॉस्ट था, तो वो अपना यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया है, और अपना वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स पता चल गया अपने को टोटल में। And then we made our decisions. Now the next important point to be noticed here or to be noted here is the calculation using avoidable fixed overheads. Okay, यहाँ पर आप देख रहे हो 90,000 लिया है और 1,50,000 अपने को एडिशनल वो 90,000 को इनकर करके दे रहा है। बट जब अपन 13,50,000 पे जाते हैं तो भी अपना इनकर तो 90,000 ही हो रहा है, और अपने को एडिशनल यूनिट्स कितने मिल रहे हैं 4,50,000। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ और उसके बाद अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जहाँ पर अपने को जो अपना अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसका कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आता है, और उसके अलावा अपना जो ओवरहेड कैलकुलेशन है वो भी अपने को यहाँ पर करना पड़ता है। इसके बाद अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे देता हूँ होमवर्क करने के लिए, और उसके बाद आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, जो अपन अभी डिस्कस करके इसके सोल्यूशन पर चलेंगे। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर चलेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो जूम लिमिटेड नाम की यहाँ पर एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल प्रोडक्शन करती है, और मोटरसाइकिल को बनाने के लिए जो उसको कंपोनेंट चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर रही है। एक मोटरसाइकिल में 2 यूनिट्स लग रहे हैं इस कंपोनेंट के, और इस कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है। एट प्रेजेंट वो लोग 24,000 मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं पर एनम, तो डेफिनेटली उनको पर एनम कंपोनेंट प्रोडक्शन करना पड़ेगा डबल, यानी कि 48,000 यूनिट्स का। ओके, उसके बाद अपने को प्रोडक्शन करने के लिए, कंपोनेंट का प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़, लेबर 8 रुपीज़, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4 रुपीज़, इंस्पेक्शन सेटअप एटसेट्रा 2 रुपीज़, मशीन रेंट 2 रुपीज़ एंड एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपने को 2.5 रुपीज़ दिया हुआ है। इंस्पेक्शन सेटअप वगैरह अपने को बोला है बैच वाइज किया जाता है, और एक बैच के अंदर अभी 4,000 यूनिट कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं। डायरेक्ट लेबर अपन पे कर रहे हैं वर्कर्स को जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में लगे हुए हैं कंपोनेंट को। उसके अलावा इन वर्कर्स को अपन निकाल नहीं सकते हैं। ओके, अगर अपन इनको निकाल नहीं सकते यानी कि वो हो जाते हैं फिक्स्ड, और अपन इसको फिक्स्ड कॉस्ट मान के अपन यहाँ पर इररिलेवेंट मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि 24 पर यूनिट के हिसाब से सप्लायर इस कंपोनेंट को अपने को सेल करने के लिए रेडी हो। तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर शुड बी परचेज और नॉट। अगर अपन परचेज करते हैं तो अपने को इस मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और ये मशीन की स्पेस जो है वो आइडल हो जाएगी। बट अपने को एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव देते हुए बोला है कि अगर अपन इस स्पेस को यूज़ कर सकें टू अपग्रेड आर मोटरसाइकिल्स, जिसमें अपने को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा 44 रुपीज़ का, जिसके लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी 36 रुपीज़ की, और टूलिंग यूज़ करना पड़ेगा ऑफ 32,000 रुपीज़। तो अपन को ये करना चाहिए क्या? ओके, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर सारे फैक्ट्स मेंशन कर रखे हैं।
सबसे पहला केस है जहाँ पर इस फैसिलिटी का कोई यूज़ नहीं है, तो यह आइडल रहेगी। तो इस केस में अपना परचेज करना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चर करना चाहिए, वो डिसीजन लेना पड़ेगा। एवैल्यूएशन के लिए अपन बनाते हैं रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ले लिया 10 रुपीज़ से, डायरेक्ट लेबर यहाँ पर अपन 0 रुपीज़ से लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लेबर अपना यहाँ पर फिक्स्ड है। ओके किस तरह से फिक्स्ड है, क्योंकि अपने को बोला है वर्कर्स के नॉट बी रिट्रेंच्ड, यानी कि उनको निकाला नहीं जा सकता। तो अगर अपन उनको यहाँ पर प्रोडक्शन करने में लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे, उनको तो अपने को पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर अपन नहीं लगा रहे तो हो सकता है अपन उनको किसी दूसरे काम में यहाँ पर ऑक्यूपाई कर देंगे, और अगर नहीं भी कर रहे तो भी इन केस अपने को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर अपने लिए वो तो फिक्स्ड हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, अपन उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स अपना 4 रुपीज़ से आ जाता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट 2 रुपीज़ से दिया हुआ है, और मशीन रेंट जो कि अवॉइडेबल है, यानी कि अगर अपन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे तो अपने को मशीन रेंट नहीं करना पड़ेगा इनकर, मशीन को अपन यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि अपने लिए वो हो जाता है अवॉइडेबल कॉस्ट। तो 2 रुपीज़ से मशीन रेंट भी कंसिडर कर लिया, टोटल आया 18 रुपीज़ का। परचेज प्राइस अपने को 24 दिया हुआ है, सप्लायर अपने को रेडी है सेल करने के लिए @24 रुपीज़ पर यूनिट, तो सेविंग्स आता है 6 रुपीज़ पर यूनिट। सेकेंड केस जहाँ पर अपने को बोला है कि अगर अपन मोटरसाइकिल्स को अपग्रेड करें इस एरिया में तो फिर अपने को परचेज करना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो यहाँ पर डिसीजन अपन लेने के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले ऊपर से उठा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट यहाँ पर दूसरी चीज़ जो अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि अपन फॉरगो कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपन लूज कर सकते हैं, जो कि अपने को मिलेगा अगर अपन अपग्रेड करते हैं अपनी मोटरसाइकिल्स को। तो यहाँ पर अपने को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल रहा है 44 रुपीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट अपने को 36 रुपीज़ का यहाँ पर इनकर करना पड़ेगा इसके लिए, तो 8 रुपीज़ का आया डिफरेंस। और टूलिंग कॉस्ट अपने को दिया हुआ है 32,000 रुपीज़, पर ये 32,000 रुपीज़ अपने को लगेगा यूज़ करने के लिए 24,000 मोटरसाइकिल्स के ऊपर। तो पर यूनिट कितना आया 1.33, ओके 1.33 आ गया टूलिंग कॉस्ट, तो ये आया 6.67। ओके टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आता है 24.67, और परचेज प्राइस अपना कंपेयर करते हैं 24 से, तो कंट्रीब्यूशन अपना जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि पर मैन्युफैक्चरिंग करने का जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है परचेजिंग प्राइस से। तो अपन यहाँ पर डिसीजन लेंगे परचेज करने का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अपने को दिख रहा है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग 0.67 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। ओके तो इस तरह से अपन लोग यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं परचेज करने का। अब मैं आपको टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को, इस आंसर को नोट करने के लिए, उसके बाद अपन आज का लेक्चर यहाँ पर एंड कर देंगे। आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो भी होमवर्क में करके लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करके लाना है, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक आउटसोर्सिंग डिसीजन या फिर मेक और बाय डिसीजन। अपन उसको आज कंप्लीट कर चुके हैं, और कल अपन जाएंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग। ओके सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।